हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा खाना पीना खा रहे हो, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो और साथ साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी लगातार कंसिस्टेंटली कर रहे हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जनरल जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है, उसके लिए इंग्लिश और हिंदी में आपके दोनों में कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स का होता है। और ये इसका नेचर कैसा होता है? एकदम क्वालिफाइंग होता है। बट क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग होते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते ही नहीं हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और फिर वो एग्ज़ाम के दिन हमारे साथ क्या होता है, बैकफायर कर जाता है। तो वो चीज़ ना हो हमारे साथ और हम इजीली इस पेपर को ना सिर्फ क्वालिफाई करें, उसमें अच्छा स्कोर भी करें। तो उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट, 10 सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको डेली अटेम्प्ट करें, हर पेपर को हर दिन, और हमको भेजें ताकि हम उसको इवैल्यूएट करके आपको बता सकें कि कैसे आप उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। राइट, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ अभी, क्योंकि हम हिंदी वाले पेपर से स्टार्ट करेंगे। जो आपका पहला मॉक टेस्ट था हिंदी का, तो पहले मैं आपको सिर्फ हिंदी वाले पेपर के बारे में बताऊँगी, देन वी विल मूव टू योर इंग्लिश पेपर। ठीक है। तो आपका 50 मार्क्स का ये हिंदी का पेपर होगा, जनरल पेपर। इसको डिवाइड करा हुआ है अलग अलग सेक्शंस में। कौन कौन से सेक्शन है? जिससे पहला होता है आपका निबंध, जिसमें आपको निबंध लिखना होता है, ये आपका 20 नंबर का होगा। फिर एक होता है आपका प्रेसी, यानी कि एक पैराग्राफ दे रखा होगा आपको अराउंड 7-8 लाइन्स का, उसको आपको 1/3 पार्ट में लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर 9 लाइन का है तो आपको उसको 3 लाइन तक में उसको समराइज़ करना है। उसके बाद आपका आता है लास्ट पार्ट, ग्रामर का। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है काफ़ी सारी कॉपीज़ में कि बच्चों ने पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करे हैं। तो ये तो सबसे वर्स्ट चीज़ हो सकती है जो आप करो कि अगर मेरे पास 50 मार्क्स का पेपर है और मैंने क्या करा है, मैंने सिर्फ 35 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, तो 35 आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुके हो। तो अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है या फिर आपको कोई भी पेपर क्वालिफाई करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो आपका ये एम होना चाहिए कि आई हैव टू अटेम्प्ट। अगर 50 मार्क्स का है तो मेरे को 50 में से 50 का पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर वो एग्जामिनर के ऊपर है और आपने जिस तरीके से अटेम्प्ट किया उसके ऊपर है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी हो क्या है कि आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। और वो पेपर कब अटेम्प्ट हो पाएगा? जब आप स्टार्टिंग से, जब आपका स्टार्ट हुआ है पेपर, उसी वक्त से आप टाइम को मैनेज करते हुए चलें। आपके माइंड में एक मैप होना चाहिए कि हाँ यार, मैं निबंध को इतना समय देने वाला हूँ, मैं जब प्रेसी राइटिंग करूँगा तब मैं इतना समय देने वाला हूँ, मेरे ग्रामर पोर्शन में मेरे को पर क्वेश्चन या पर सेक्शन 5-5 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट में 20 मिनट में मेरा ग्रामर सेक्शन निपट जाएगा, 10 मिनट लगेगा तो मेरा ग्रामर सेक्शन निपट जाएगा। तो अगर इस तरीके से मैपिंग आप पहले से करके चलोगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अटेम्प्ट दी पेपर, एंड नॉट जस्ट अटेम्प्ट बट उसको टाइमली फिनिश भी आप कर पाओगे। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी था, और इसको आप एग्ज़ाम तक याद करके रखेंगे और उसी तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है तो काफ़ी बच्चों को आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा इशू होगा। बट हिंदी में क्या इशू आता है, हम लिख लेते हैं अच्छे से, आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए आप लिख लोगे, पर दिक्कत आती है मात्राओं की, है ना। तो जब आप, इसलिए इस पेपर की प्रैक्टिस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की आपको लिख के ही करनी है। बोल के आप करेंगे तो आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप मात्राओं में फॉल्टर कर जाएंगे, वहाँ पे आपको ध्यान में नहीं आएगा कि इधर किधर बड़ी की मात्रा लगेगी, काम छोटी की मात्रा लगेगी। तो ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स ना हो, तो क्लैरिटी लाने के लिए और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको डेली बेसिस पे इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जैसे आपका निबंध वाला पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको 4 टॉपिक्स दे रखे थे और किसी एक पे आपको लिखना था, तो क्या बात का आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले जो आप टॉपिक डिसाइड कर लें। अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं फिर पीछे नहीं हटूँगा। यू डोंट हैव टू कीप फ्लक्चुएटिंग कि पहले मैंने जली जीवन है टॉपिक लिया, उसके बाद मैंने 2-3 मिनट सोचा, फिर मेरे को लगा कि इसमें तो मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं बेरोज़गारी वाले टॉपिक पे ज़्यादा अच्छा लिख पाऊँगा, तो मैंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लास्ट तक टॉपिक ही चेंज करते रह जाएंगे और आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और पेपर आपका फिर छूटेगा ही छूटेगा। तो इसलिए आप अपना टाइम लीजिए, टेक
फ्यू सेकेंड्स, बट उसमें एकदम डिसाइड कर लीजिए और फिर बैक ऑफ ना करें आप, ठीक है। तो अब आपका टॉपिक डिसाइड हो चुका है। अब सेकंड जो पार्ट है, सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, वो ये है कि जब आप लिखना शुरू करें तो ऑलवेज़ राइट द टाइटल, या जो भी आपका टॉपिक है उस वो लिखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो इट डजेंट गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्ज़ामिनर, और आपके निबंध के ऊपर आपका टाइटल आना ज़रूरी है ही, ठीक है। तो जब आपने टाइटल लिख दिया, उसके बाद एक और चीज़ जो आपको निबंध लिखते वक्त, ऐसे लिखते वक्त, या कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते वक्त आपको याद रहनी चाहिए, वो ये होती है कि कितने वर्ड लिमिट है उसके अंदर। अगर 250 से 300 वर्ड लिमिट हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ 150 लिख दे रहा हूँ, या ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको क्रॉस करके 400 लिख दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार आपने अगर 10 मॉक भी लगा ली और उसको आपने करेक्शन कर लिया, देन यू विल बी गुड टू गो, और कुछ आपको अलग से करने की नीड ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको निबंध लिखने थे, 250 से 300 वर्ड की इसकी लिमिट थी, ये आपका था 20 मार्क का। और पहला जो टॉपिक हमने आपको दिया था वो ये था कि जल ही जीवन है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, जल से ही हमारी ज़िंदगी है, तो इसके लिए कुछ अलग से आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि नॉलेज होनी थी तभी आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बेसिक टॉपिक है, इस पर कोई भी लिख सकता है, कि स्कूल वाला बच्चा भी लिख सकता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप निबंध लिखेंगे तो फर्स्ट जो आपका पैरा होगा, हमेशा याद रखें, फर्स्ट पैरा आपका होगा इंट्रोडक्शन का। कोई भी टॉपिक है उस पर आपको डायरेक्टली जंप नहीं कर जाना है, आपको उस टॉपिक को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो किस तरीके से स्टोरी की शुरुआत होती है, तो वैसे ही जब आप ऐसे लिखते हैं, जब आप निबंध लिखते हैं, तो आपका जो पहला जो पैरा होता है वो एक कोर्स को सेट करता है, यानी कि एक फ़्लो बनाता है। तो उस फ्लो को बनाने के लिए आपको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को, कि तो इस जैसे कि ये टॉपिक है आपका जल ही जीवन है, तो आप इसमें ऐसे शुरू कर सकते हैं कि कैसे जो जल है वो सिर्फ एक नारा नहीं है, जल ही जीवन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बट ये हमारे जीवन की नींव है। मतलब कि जो मनुष्य का जीवन है वो किस पे टिका हुआ है, वो किस पे बसा हुआ है, वो जल की वजह से बसा हुआ है, ठीक है। आगे आप बता सकते हैं कि कैसे जो हमारा जीवन है यानी कि लाइफ है, ये इसकी शुरुआत ही कैसे हुई है, अगेन जल की वजह से। और क्या ये जो जल है, पानी है, ये सिर्फ मनुष्य के लिए ज़रूरी है, या ये सबकी, सारे जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि पशु पक्षी पौधे जीवाणु, इन सब की लाइफ के अंदर इनका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ये, या बता सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन देना है कि हाँ। और फर्स्ट पैसेज को आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं कि कैसे आज की तारीख में वाटर यानी कि जो आपका पानी है इसका ना होना, कि ये जो जल संकट है कैसे एक वैश्विक समस्या बन चुका है, और इसका जल्द से जल्द किसी तरह से इसका सल्यूशन करना कितना ज़्यादा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, वो आप फर्स्ट पैसेज में बता सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पैसेज में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, मतलब एक होलिस्टिक वे में आपको अपने टॉपिक को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो जब आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, इंट्रोड्यूस आपने कर दिया अपने टॉपिक को, अब सेकंड पैरा आप चेंज करेंगे और सेकंड पैसेज से आप क्या लिखना शुरू करेंगे, यानी कि आप इम्पोर्टेंस बताएंगे उस टॉपिक की जिस पे आप अपना ऐसे या निबंध लिख रहे हैं। यानी कि इस टॉपिक में हम किस पे लिख रहे हैं, जल पे, तो हम जल को इंट्रोड्यूस तो हमने कर दिया। अब सेकंड पैसेज में हम लिखेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी इसका क्या महत्व है। तो क्या जल सिर्फ हमारे मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, उसके साथ साथ कैसे ये जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पौधों के लिए, उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए भी कितना ज़्यादा जल का योगदान है आपको बताना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद आप अगर हमारे मनुष्य और इन सब के जीवन की बात आपने बता देगी कि कैसे जीव जंतुओं की ज़िंदगी में पानी का योगदान है, उसके बाद क्या सिर्फ हमारी लाइफ तक पानी का रोल लिमिटेड है, या फिर इसके बाद जो एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि,
अगर आप सबको पता हो तो इंडिया को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोला जाता है। और क्या खेती पॉसिबल है पानी के बिना? बिल्कुल नहीं। तो कैसे जो पानी है उसका योगदान सिर्फ हमारी लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, बट एग्रीकल्चर की आप बात करें, आप उद्योगों की बात करें, है ना, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, ऊर्जा उत्पादन हो गया, और घरेलू कार्य जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, इन सब में भी कितना ज़्यादा रोल है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पानी की, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि पहले पैसेज में आपने पानी का इंट्रोडक्शन दे दिया, जल का इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड टॉपिक के अंदर आपने उसको कि क्यों हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, हम इसकी बात भी क्यों कर रहे हैं, उसका आपको महत्व एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर जब आपका सेकंड पैसेज ख़त्म हो जाएगा, फिर थर्ड पैसेज के अंदर आप बताएंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं इस टॉपिक की, यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जल संकट की आज क्या सिचुएशन है ना, कि हमने बता दिया कि हाँ जल का इतना इतना महत्व है, हमारी लाइफ ही जल से शुरू हुई है। तो लेकिन आज की क्या कंडीशन है वो हम अपने थर्ड जो पैसेज है आपका उसके अंदर आप बताओगे। तो इस वाले पैसेज के अंदर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि आज विश्व भर में जल स्रोत तेज़ी से सिकुड़ रहा है, कि कैसे हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल जो है वो किस तरीके से एकदम नीचे जा रहा है। और अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो जितने भी आपको कोई फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स पता है, जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं कि बेंगलोर के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितना आपने अभी तक अपनी लाइफ में जाना है, पढ़ा है, एक्सपीरियंस करा है, वो सब आपको पुट करना होता है ऐसे में। ऐसे जो होता है, जो निबंध होता है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज का खेल नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रीज़न्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सारे रीज़न्स है उसकी वजह से, कि वनों की कटाई की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसके बाद शहरीकरण हो रहा है जिसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और जल का अंधाधुंध दोहन, यानी कि किस तरीके से वाटर जो है वो सिर्फ इतनी अलग अलग जगह यूज़ हो रहा है, उसके अलावा वेस्ट भी बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है हमारी, जिसमें हमने कहीं ना कहीं रीजंस बताए हैं कि जो वाटर पे, हमारे जो पानी है उस पर जो संकट पड़ रहा है उसके कारण क्या क्या है। जब आपने कारण एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप झारखंड के बारे में भी इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि कैसे झारखंड में जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरीके से तेज़ी से कम हो रहा है। उसके बाद अब देखो, अभी तक हमने क्या करा, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने फर्स्ट पैसेज में हमने इंट्रोड्यूस करा, सेकंड पैसेज के अंदर हमने इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन कर दी, थर्ड पैसेज के अंदर हमने प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि वाटर क्राइसिस हो चुका है, जल का एक संकट बढ़ता ही जा रहा है, उसको हमने एक्सप्लेन करा, उसके कारण हमने बताए। फोर्थ पैसेज में हमने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया कि अब ये जो संकट आपने एक्सप्लेन करा है, ये जो आपने रीजंस एक्सप्लेन करे, उनका सल्यूशन क्या है। तो किसी भी पैसेज, किसी भी ऐसे जब आप लिखें तो उसमें याद रखें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, फिर उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बता दिया आपने, फिर उसके बाद आपने क्या करा, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उसके सल्यूशन बता दिए, और फिर लास्ट में एक होलिस्टिक कंक्लूजन आपने बता दिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट रहना चाहिए किसी भी एक जनरल ऐसे का, एक जनरल निबंध का। तो जब हम सल्यूशन की बात करेंगे, समाधान की बात करेंगे, तो कैसे जल को संरक्षण करना चाहिए, जल का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पे समस्या होना चाहिए था, वो आप लिख लीजिएगा कि ये जो जितनी भी हमने समस्या ऊपर बताई हैं उसके क्या उपाय हैं। तो जल संरक्षण हम कर सकते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस, मतलब बेसिक चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि जब बारिश होती है तो किस तरीके से हम पानी को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, वो आप बता सकते हो, जल का संरक्षण कर सकते हो। फिर उसके बाद जन जागरूकता, मतलब कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे स्कूल जाने वाले बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक हम ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आज किस तरीके से जो जल का लेवल है वो गिरता जा रहा है, और क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन एकदम संभव नहीं है। और जब तक कॉमन लोग, सरकार कितनी ही पॉलिसी लिया है, लेकिन जब तक कॉमन लोग इसके अंदर, आमजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक क्या कोई भी सल्यूशन इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है?
नहीं है, इसलिए जन जागरूकता करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसके अंदर कैसे, जैसे अब आज की तारीख में जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। अब इरिगेशन में जब हम पानी देते हैं अपनी फसलों को, तो अगर हम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का यूज़ करें, ठीक है, तो वो किस तरीके से हमारे पानी को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और डायरेक्ट जो जड़ है, जो हमारी क्रॉप्स की जड़ है, उस पर सीधा पानी जाएगा। तो किस तरीके से हम अपने पानी को यहाँ भी बचा सकते हैं। और लास्ट वाले पॉइंट में हमने बताया है नीति निर्माण, मतलब कि कैसे पॉलिसीज़ वगैरह इस तरीके इम्प्लीमेंट करी जाए, ऐसे कानून लाए जाएं, ठीक है, और ग्राम स्तर पर क्या क्या किया जाए जिसकी वजह से हम ये सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आपने क्या करा, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, इम्पोर्टेंस आपने उसकी जो भी महत्वता है वो आपने बता दी, उसके बाद आपने जो आज की तारीख में जो हम समस्या फेस कर रहे हैं उसके कारण बता दिए, और उसके बाद उन कारणों का क्या सल्यूशन है या जो समस्या है उसका क्या सल्यूशन है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्ट हमारा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन वाला टॉपिक बचता है, जिसमें आप एक होलिस्टिक कंक्लूजन देंगे, मतलब कि जो भी आपने अभी तक बोला उसको किसी ना किसी तरीके से आपको 3 से 4 लाइन में समराइज़ करना है। जैसे कि इसमें हमने बोला है कि जल का कोई विकल्प नहीं है, कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जल की जगह किसी और चीज़ को यूज़ कर सकते हो, है ना। और जल से ही किस तरीके से जीवन हमारा है, और जल को बचाने का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन को बचा रहे हो, और कैसे लास्ट में आप इस तरीके से एक अच्छा सा कंक्लूजन देते हुए अपने ऐसे को, अपने निबंध को एंड कर सकते हो। तो मतलब कि देखो, मेरा यहाँ पे आपको नॉलेज देने का वो नहीं है, मतलब क्योंकि ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, इसके बारे में कोई भी लिख सकता है। मेरा आपको है क्या बताने का यहाँ पे मतलब ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूँ। एक तरीके से जिन बच्चों को फॉर्मेट ही नहीं पता है, जिनको पता ही नहीं है कि लिखना कैसे, जिन्होंने आज तक ऐसे कभी लिखा ही नहीं है किसी टॉपिक्स के बारे में, उनको ये जब वो डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि एक्चुअल क्या फॉर्मेट रहना चाहिए। तो एक माइंड के अंदर आपका एक मैपिंग हो चुकी होगी कि हाँ इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का, वो हमने बात कर ली है। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे दे ही रखा है, आप खुद भी इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो और वापस से लिखने का ट्राई कर सकते हो। पहले आपने खुद ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, उसके बाद ये डिस्कशन सुना, उसके बाद इसको पढ़ा, उसके बाद आप खुद से एक और बार लिखने का ट्राई कर सकते हो, और फिर खुद आप इम्प्रूवमेंट देखो कि मैंने खुद ने फर्स्ट पैसेज या फर्स्ट जब मैंने मॉक टेस्ट लगाया तो मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट करा, उसमें मैंने किस तरीके से ऐसे लिखे, और फिर एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, एक आंसर की देखने के बाद मेरे में कितना इम्प्रूवमेंट आया। अब जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक है वन संरक्षण का महत्व, अगेन की हमारे लिए वन को बचाना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है वो हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो अगेन भूमिका यानी कि एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है। और एक और बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि वो आप ध्यान रखेंगे कि हाँ, कि कुछ जो फ्रेजेस है ना, अगर आप ये अपने एग्ज़ाम के अंदर मेंशन करेंगे, अपने एसेस में मेंशन करेंगे, तो आपका ऐसे बहुत अच्छे से और ज़्यादा एक तरीके से और अच्छे वे में हाईलाइट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, जल बचाना जीवन बचाने जैसा है, ऐसा। और कोई आपको फ्रेज़, कोई कोट याद आ रहा हो वो भी आप अपने इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड निबंध की तरफ। इसमें भी आपने क्या इंट्रोडक्शन देना है वनों का, ये उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन देने के बाद एक मेजर जो आपका मेन कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है, उसके बाद कि जैसे वनों में क्या बसते हैं, हमारे पेड़ पौधे बसते हैं, और उससे हमको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हम लेते हैं, और वो किस तरीके से पेड़ लेते हैं और हमको उनसे ऑक्सीजन मिलती है। तो कैसे जो हमारी लाइफ है उसका सोर्स ही पेड़ पौधे हैं, मतलब ऐसे आप एग्जांपल्स देके अपना यहाँ पे सेकंड पैसेज शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगेन जो हमने सेम इस जल वाले निबंध के लिए किया था वही आपको इस वाले पैसेज में करना है, इस वाले निबंध में करना है। इसके अंदर फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या अभी आज की तारीख में प्रेजेंट क्या कंडीशन है, या क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या चैलेंजेस हमने ह्यूमन्स ने कहीं ना कहीं तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। वो ये हैं कि
क्योंकि वनों की संख्या तेज़ी से घटती जा रही है, तो कैसे हमको आज बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ये सारे डिज़ास्टर्स हमको फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगेन आपने क्या करा, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद अपने टॉपिक को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन कर दिया, चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप फिर से आ गए किस पे, उपाय पे। और कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सल्यूशन आपका थोड़ा थोड़ा मैच करता है। जैसे यहाँ पे भी आपने किसकी बात करी थी, जागरूकता की बात करी थी, यहाँ पे भी आप जागरूकता की बात करोगे, यहाँ पे भी आपने पॉलिसी की बात करी थी, यहाँ पे भी आप पॉलिसीज़ की बात करो। उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट के नाम सुने, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर सुना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट सुना है। इन सबको भी आप अपने उपाय के अंदर मेंशन कर सकते हो कि ऐसे ही और कदम सरकार को लेने चाहिए और कैसे जन जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक और चीज़, अब जैसे इसके बाद हो जाएगा आपका कंक्लूजन में आप देख रहे होंगे कि ये बात केवल नारा नहीं बल्कि सच्चाई है। तो ऐसे लाइन्स या ऐसे फ्रेजेस आप अपने माइंड में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे। तो जब कभी भी ऐसा कोई भी नेचुरल टॉपिक पे जब आपको ऐसे लिखने का आएगा तो यू कैन डायरेक्टली कोट सच थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन। तो जो आपके ऐसे को अलग से हाईलाइट या स्टैंड आउट करवाएगा बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली। और वही आप लास्ट में फिर इसके कंक्लूजन में एक्सप्लेन कर देंगे कि वन को बचाना या इनका संरक्षण करना सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक हर नागरिक का काम है। और जब तक हर नागरिक इसके अंदर अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक अचीव करना ही इसको इम्पॉसिबल है। क्योंकि सरकार तो सिर्फ पॉलिसी ला सकती है, लेकिन एट दी एंड उसको इम्प्लीमेंट करना वो किसके हाथों में होता है, वो हमारे ही हाथों में है, स्पेशली जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात कर रहे हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसी भी आप ऐसे में देख लीजिए, कहीं भी निबंध की जब भी बात हो रही हो तो ये टॉपिक या नेचुरल रिसोर्सेज वाले टॉपिक आपको मिल ही जाते हैं। तो अगर आपने जो हमने आपको टॉपिक्स 10 सैम्पल पेपर्स में प्रोवाइड करें, अगर आप उसको अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपके सारे ऐसे जो इनफैक्ट ऑप्शंस में भी आएंगे वो भी कवर हो जाएंगे। तो इसलिए अगेन यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट पैसेज में आपको इंट्रोडक्शन दोगे, है ना, कि स्वच्छता से आप क्या समझते हो, लेकिन किस तरह जो स्वच्छता है वो आज एक चैलेंज बन चुका है, एक चुनौती बन चुकी है। और इसी को सॉल्व करने के लिए, इसको निपटाने के लिए हमने सरकार ने क्या लाई थी, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। और उस दिन क्या होती है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस दिन जयंती भी होती है। तो ऐसी चीज़ों को भी जब आप कोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके ऐसे में। तो अब इस टॉपिक, क्योंकि टॉपिक ही आपका स्वच्छ भारत अभियान है, तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड पैसेज के अंदर आप बताएंगे, पैराम के अंदर आप बताएंगे कि इसको लॉन्च क्यों किया गया था, यानी कि इसका एम क्या था, मोटिव क्या था, है ना, उद्देश्य क्या था इसका। अब इसका उद्देश्य, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है, यानी कि अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि खुले में शौच मुक्त, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे शौचालयों का निर्माण किया था। कचरा प्रबंधन, घर घर तक अब गाड़ियाँ आने लगी हैं कचरा कलेक्ट करने के लिए। सार्वजनिक स्थलों की सफाई, और कैसे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाई गई है। तो ये सारा आपका एम था स्वच्छ भारत अभियान का, ठीक है। उसके बाद क्योंकि भारत के अंदर शहरी और ग्रामीण ये 2 तरीके से लोग रहते हैं, 2 पॉपुलेशन के अंदर कैटेगराइज करके स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन और स्वच्छ भारत शहरी मिशन, इन दोनों में इसको विभाजित करके इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। और अलग अलग क्या स्टेप्स लिए गए वो आप एक्सप्लेन कर सकते। और अभी तक, क्योंकि इसको लॉन्च 2014 में गया था, ऐसा नहीं कि अभी कोई 2025 में पॉलिसी आई है, ऑलरेडी उसको 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या क्या इसके अभी तक हमने अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या क्या हमने उपलब्धियां इसमें हासिल कर ली हैं अभी तक, वो आपने एक्सप्लेन करा। उसके बाद आप ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर आप झारखंड का थोड़ा पर्सनल एक टच आ जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है कि 3 से 4 लाइन 5 लाइन कम से कम आप झारखंड राज्य को लेके दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो कि झारखंड की क्या उस टॉपिक को लेके क्या पोजीशनिंग है, झारखंड की क्या कंडीशन है,
टॉपिक के रिस्पेक्ट में आप झारखंड की बात ज़रूर करें और उसको अलग से पैसेज में हाईलाइट करें, तो आपको एक काफ़ी अच्छा लुक देगा आपके ऐसे को, और आपके ऐसे को अलग से हाईलाइट करके स्टैंड आउट करवाए। ठीक है, फिर आपने जब अपने झारखंड राज्य, खुद के राज्य के बारे में बता दिया, उसके बाद अगेन जो हम हर निबंध के अंदर हर ऐसे में करते आए हैं कि आपको चुनौतियाँ एक्सप्लेन करनी है, और उसके बाद कि हमने लॉन्च तो कर दिया ये अभियान, लेकिन फिर भी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कि हमने तो सोचा था 2022 तक हम भारत को पूरी तरीके से स्वच्छ बना देंगे, बट क्या ये पॉसिबल हो पाया? पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? ये सारी चुनौतियाँ हैं, है ना, उसको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद सुझाव, अगेन ये चैलेंजेस आपने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद इन्हीं चैलेंजेस क्या सल्यूशन होंगे उसको भी आप पॉइंट्स में, पैरा में, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप एक्सप्लेन करें। और फिर लास्ट के अंदर आपको क्या देना होगा? एक कंक्लूजन देना होगा, यानी कि एक अगेन होलिस्टिक तरीके से आपके ऐसे को आपको कंक्लूड करना होगा। और ऐसे जब हम किसी महान लीडर के बारे में भी उसको एसोसिएट कर देते हैं हमारे टॉपिक को, ठीक है, कि उनका क्या कहना था, उनका क्या से था इसके बारे में, उन्होंने कभी कोई बात, कोई कोट दिया हो, तो वो भी आप इसके अंदर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लास्ट में वही जो हम हर ऐसे के अंदर जिस तरीके से कंक्लूड करते हुए आए कि ये सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बट एक हर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तभी हम स्वच्छता या किसी भी हमारे, अगर किसी नेचुरल रिसोर्स की आप बात कर रहे हो, उसको कंजर्व करने की बात कर रहे हो, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हो, तो उसमें इंडिविजुअल इंसान का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप बता के अपने ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको कंक्लूड कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या। इसको तो हम सब इसको लेकर फैमिलियर हैं, हम सब इस आज की तारीख में आप सब बेरोजगार हैं, और रोज़गार पाने के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, कंपटीशन के अंदर सक्सेस पाना चाह रहे हैं, तो इस टॉपिक से तो हम सब रिलेट कर सकते हैं। और तो इसलिए जब आप इस टॉपिक में जब ऐसे या निबंध लिखें तो आप अगेन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि भारत की क्या कंडीशन है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, जहाँ 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। कि ये जो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ होना चाहिए था, यही चीज़ आज हमारी कमज़ोरी बन चुका है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर युवाओं के पास आज की तारीख में एक रोज़गार नहीं है। तो जब आप अपने टॉपिक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एक कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं यहाँ पे। ऐसे व्यक्तियों से हैं जो कार्य करने में सक्षम हैं और करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये होती है एक्चुअल बेरोज़गारी की एक डेफिनेशन। उसके बाद अब बेरोज़गारी के डिफरेंट प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एक होती है शिक्षित बेरोज़गारी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं PhD में मैंने करी हुई है और मेरे को जॉब मिल रही है पियोन की, तो मेरे को जॉब तो मिल रही है, क्या मैं बेरोज़गार हूँ? मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। लेकिन ये किसमें के अंदर फॉल करेगी? शिक्षित बेरोज़गारी में, क्योंकि PhD से मेरे को या तो एक रिसर्चर की जॉब मिलनी चाहिए थी या एक टीचर की जॉब मिलनी चाहिए थी, है ना, इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या पकड़ा दिया गया है? पियोन बना दिया गया है मुझे। तो ये किसके अंदर फॉल करेगा? शिक्षित बेरोज़गारी में। उसके बाद आप देखते हो कि एक होता है टाइप मौसमी बेरोज़गारी। इसके अंदर यानी कि जनरली आपके कौन से सेक्शन में होता है? कृषि वाले क्षेत्र में आपको मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है कि 6 महीने या 3 महीने जब आपकी फसल है, जब आपको उसको हार्वेस्ट करना है, तब आपके पास काम रहता है, बट बाकी सीज़न आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। अर्ध बेरोज़गारी, जब व्यक्ति अपनी योग्यता जितनी उतनी उसकी योग्यता है उससे वो कम काम कर रहा है। और खुली बेरोज़गारी, जब उसके पास कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल वो क्वालिफाइड है, वो काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो हमने अभी तक क्या करा? हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोड्यूस के बाद हमने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। हमने डेफिनेशन के बाद इसके टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए। अब हम इसकी प्रेजेंट कंडीशन भारत के कंटेक्स्ट में क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है तो उसको, बट मैं जो बोल रही हूँ वो तो आपको सुनाई दे रहा होगा, तो उस पर आप फोकस करिए। तो जैसे मैंने कहा था कि फैक्ट्स, फिगर्स, नॉलेज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कुछ डेटा आप अपने ऐसे के अंदर, अपने निबंध के अंदर डाल सकते हैं तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो और ज़्यादा रेलेवेंस देता है आपके ऐसे को। तो जैसे कि 2024 में 7.8% यानी कि हर 100 में से
कितने लोग, 7 से 8 लोग बेरोज़गार थे। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप अपने ऐसे के अंदर बता सकते हो। ठीक है, भारत की कंडीशन। उसके बाद झारखंड का क्या, मैंने जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में भी बताया था कि झारखंड का आपको बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि झारखंड की क्या प्लेसमेंट है, अभी झारखंड की क्या प्रेजेंट कंडीशन है, वो भी आप एक्सप्लेन करें। इंडिया के बाद झारखंड का मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, जब ये हो गया, आपने इंडिया का स्टैंड बता दिया, आपने झारखंड के बारे में बता दिया। उसके बाद अब रीजंस क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो पहले उस प्रॉब्लम को जब आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, उसके कुछ ना कुछ कॉजेज़ होंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, जिसकी बात आप यहाँ पे करोगे। और फिर वो जो प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो, उसके फिर सल्यूशन भी होंगे। देखो, उसका सल्यूशन भी होगा। तो पहले आपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करा, फिर आपने उसके बाद उसके रीजंस को एक्सप्लेन करा। ठीक है, फिर उसके इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करा कि उससे क्या क्या हो रहा है, और फिर लास्ट में आपने सल्यूशन बताया, और फिर आप क्या कर दोगे, लास्ट में कंक्लूड कर दोगे। तो आप देख लोगे हर ऐसे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो जब आप इतने ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर चुके होगे तो एग्ज़ाम में आप कोई भी टॉपिक आए तो आप इजीली अपना ऐसे शुरू करने से पहले स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हो कि मेरा ऐसे रहने वाला है कि मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, इंट्रोड्यूस हो गया, फिर टॉपिक को मैं डिफ़ाइन कर दूँगा, फिर उसके बाद भारत क्या, इंडिया की क्या कंडीशन है वो बताऊँगा, फिर झारखंड का क्या है वो बताऊँगा, फिर मैं प्रॉब्लम जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके रीजंस दूँगा, इफ़ेक्ट्स क्या उससे हो रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है वो एक्सप्लेन करूँगा, सल्यूशन दूँगा और कंक्लूड करूँगा। ये आपको जो माइंड मैपिंग आपको पहले ही करनी है ऐसे शुरू होने से पहले, तो आपको कट टू कट पता हो कि हाँ इस पैसेज में मुझे ये लिखना है, मेरा नेक्स्ट पैसेज ये होने वाला है। मेन मुझे आपको यही बताना है, क्योंकि नॉलेज तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के भी गेन कर सकते हो, बट ये स्ट्रक्चर को अच्छे से बताना और उसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, उसके लिए ये सेशन लिया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बेरोज़गारी की क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो ये तो हमको सबको पता ही है क्या क्या होता है बेरोज़गारी के प्रमुख कारण। तो कारण और उसके कारण के बाद उससे क्या हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि प्रॉब्लम में आपने बता दिया कि यहाँ पे ज़्यादातर हमने अब एजुकेशन तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू हो रही है, प्राइवेट स्कूल्स के थ्रू हो रही है, बट उसमें क्या एजुकेशन स्किल्ड है, वो उसमें दिक्कत है। हर साल भारत में लाखों में इंजीनियर पास आउट होते हैं, राइट, बट उसमें से जो जॉब है वो कुछ ही % को मिल पाती है, करीब 10% को मिल पाती है। ठीक है, तो ऐसे डेटा अगर आप कोट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या ऐसे एग्जांपल्स कोट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हो गया, आपने कारण वगैरह बता दिया। इंडिया की पॉपुलेशन तो एक मेजर रीज़न है ही, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इस रीज़न को कोट कर सकते हैं। ठीक है, उद्योगों की कमी, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ चुका है, सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या और निजी क्षेत्र की अस्थिरता, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं आज क्वालिफाइड हूँ, मेरे को प्राइवेट फर्म नौकरी भी दे रही है, बट फिर भी मैं क्या करना चाहूँगी, मैं घर पे बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहूँगी, इवन दो मेरे पास ऑप्शन है नौकरी करने का। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट, जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसको लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए लोग क्या चाहते हैं, हमेशा गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से भी बेरोज़गारी का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद बेरोज़गारी के दुष्परिणाम तो हम सबको पता है कि लोग गरीब और होते जा रहे हैं। उसके बाद आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, इंडिया की जो इकनॉमी है उसको भी बहुत बड़ा लॉस होगा अगर ज़्यादातर लोग सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया की इकनॉमी एकदम क्या बढ़ेगी या गिरेगी, गिरती जाएगी, राइट। उसके बाद मेंटल प्रेशर तो अलग होता ही है, तो हम सब जानते ही हैं। सामाजिक असंतोष, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता। जब एक युवा है, जो यूथ है, अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक वो रिबेल नेचर की तरफ बढ़ेगा और वो आंदोलन की तरफ जाएगा। तो जो राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आपके देश में आ सकती है अगर बेरोज़गारी ज़्यादा नंबर में बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी। अब किस पे बात करेंगे, हम सल्यूशन पे बात करेंगे।
तो समाधान क्या क्या हो सकते हैं? रोज़गार परक शिक्षा, यानी कि सिर्फ बच्चों को एजुकेट ना कर दिया जाए कि आप 10th पास हो चुके हो, आपने 12th पास कर लिया, आपने बीटेक कर लिया, बीए कर दिया, बट एजुकेशन ही ऐसी हो जहाँ पे उनको स्किल दी जाए कि वो कुछ भी मतलब जो भी वो पढ़ाई कर रहे हो उसमें उनको नौकरी आसानी से मिल जाए, उनके पास स्किल्स हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिग्री आपके पास, बट आपको कोडिंग आती हो, ठीक है, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज हो। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कैसे स्टार्टअप को प्रमोट किया जाना चाहिए। आज की तारीख सबको तो प्राइवेट नौकरी या सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता, तो खुद आज की तारीख में, और आप खुद देख रहे हो कि आसपास स्टार्टअप, छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटे छोटे घरों के अंदर कुछ लोग अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू कर दिए हैं, तो इसकी तरफ भी बढ़ा जा सकता है। इससे भी हम जो हमारी बेरोज़गारी वाली प्रॉब्लम है उसको काउंटर कर सकते हैं। MSME क्षेत्र का विकास, मतलब कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसका नंबर और बढ़ाया जाए और उसको और ज़्यादा डेवलप करा जाए, ठीक है। और अगेन, क्योंकि इंडिया की एक एग्रीकल्चर इकनॉमी है तो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, तो उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और उनको दी जाए। और लोगों का ये ऑब्सेशन है जो सरकारी नौकरी की तरफ, उसको कम करने के लिए कैसे जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र में भी उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करा जाए और एक जॉब सिक्योरिटी लोगों को महसूस हो, इवन इफ़ वो प्राइवेट सेक्टर में है। और झारखंड में विशेष प्रयास, मैंने बोला ही है, आप उसमें अगर आप झारखंड के बारे में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि झारखंड में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, टूरिज़्म को आप यहाँ पे और ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस उसमें बढ़ा सकते हो। तो अगर टूरिज़्म होगा, हैंडीक्राफ्ट ऐसी छोटे छोटे बिजनेसेस लोग खुद इम्प्लांट कर सकते हैं अपने, तो उससे क्या होगा, बेरोज़गारी आपकी ईजीली काउंटर हो सकती है। और अगेन फिर लास्ट में अपन को क्या देना है, कंक्लूजन, कि कैसे जो बेरोज़गारी है वो केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती है जिसका समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ कर ली तो आपने बेरोज़गारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका आपको सल्यूशन मिल जाएगा। आपको मल्टीपल वेज से, मल्टीपल सल्यूशन से आप इसको टारगेट करोगे तभी इसका सल्यूशन पॉसिबल है। और इसके बाद कैसे जो भारत का जो युवा है उसकी जो एनर्जी है उसको सही वे में डायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको सरकार का, समाज का और निजी क्षेत्र तीनों के अंदर तीनों की जब सहभागिता होगी तभी हम हमारे इस जो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको अचीव कर पाएंगे, राइट। तो आई होप आपको निबंध में मोर देन नॉलेज जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हमारे ऐसे को या निबंध को शुरू करना होता है, फिर बीच में क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं और किस तरीके से एंडिंग, मतलब सब कुछ एक फ़्लो में जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये पैसेज के बाद अचानक से पैसेज आ गया, अब्रप्ट कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक फ़्लो में सारी चीज़ें चलती जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ये प्रेसी राइटिंग, जिसके अंदर आपको एक टाइटल प्रोवाइड करना था, प्रकृति और मनुष्य का संबंध। अब मैं क्या देख रही थी कि बहुत बच्चों ने सिर्फ टाइटल के लिए क्या लिख के छोड़ दिया है, सिर्फ प्रकृति। ये आपका टाइटल नहीं हो सकता ना, तो आपको अच्छे से एक पूरा जब आप पैसेज पढ़ लें, 1 से 2 बार जब पढ़ लें तब अपना टाइटल मेंशन करें। और वो टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जितनी भी या जो भी बात करी गई है पूरे पैसेज के अंदर, वो आप उस टाइटल में कहीं ना कहीं उसका समावेश कर सकें, ठीक है। फिर जब आपका ये हो गया तो हमने लिखना शुरू करा। प्रेसी राइटिंग का मतलब ये होता है कि कोई आपको अगर 10 लाइनों की कोई चीज़ है तो आपको इसको कितने में 3 से 3.5 लाइन में इसको कंप्लीट करनी है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10 लाइन का दिया गया और आपने 10 लाइन के बदले 10 लाइन ही लिख दी, या 10 लाइन का दिया गया आपने 12 लाइन लिख दी। अगर आपको 10 लाइन या 17 लाइन या 15 लाइन का कोई प्रेसी पैराग्राफ दिया गया है तो आपको उसको 1/3 पार्ट में लिखना है, ठीक है। और ये तो काफ़ी बच्चों ने ठीक अटेम्प्ट कराई है, इसमें मेरे को सच कोई दिक्कत नहीं मिली है, क्योंकि एक तरीके से जो भी आपने पढ़ा है उसकी एक तरीके से आपको समरी, कंक्लूजन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो जो भी बात डिटेल में आपके पैसेज में करी गई होगी उसको आपने यहाँ पे शॉर्ट में बता दी कि कैसे प्रकृति से ही मनुष्य का जल, अगेन आपने प्रकृति की जो इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करा। उसके बाद आज क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम, है ना, अस्थिरता हो रही है, उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, 1 लाइन में लिख दिया। और आने वाली
पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने लिख दिया। उसके बाद अगली लाइन में आपने कंक्लूड कर दिया, अतः प्रकृति को साथी और संरक्षक समझकर उसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो ये आपका एक लाइन का आराम से एक अच्छा सा कंक्लूजन भी हो गया। अगेन आपको अगर प्रेसी का फॉर्मेट पता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू कि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाएँ। ये जब आपका हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब आपको क्या ऐसे ग्रामेटिकल एरर वाले सेंटेंसेस दे रखे थे जिसको आपको करेक्ट करके लिखना था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बच्चों ने सही अच्छा परफॉर्म करा है, बट इसके अंदर हम क्या गलती कर दे रहे हैं, हम चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है, अर्धचंद्र कहाँ लगाना है, या फिर नॉर्मल बिंदु कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो सिर्फ पढ़ के पता नहीं पड़ सकता या सिर्फ सेशन देख के पता नहीं पड़ सकता, उसके लिए आपको खुद को लिखना पड़ेगा, तब जाके आप सही तरीके से बिना किसी मात्राओं की गलती से एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वे स्कूल नहीं गए, यहाँ पे हमको सिर्फ एक इंसान की बात हुई जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वे स्कूल नहीं गया वो लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस में मेरे पास जो किताब में, अब इसके अंदर पूरा सेंटेंस सही था, ठीक है। अगर किसी ने बारीकी से नहीं देखा तो नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु आना चाहिए था, उन्होंने मुझे डांटा। यहाँ पे अगेन सिर्फ पूरा सेंटेंस सही है, सिर्फ एक बिंदु की कमी थी, वो आपको लगाना था। हम लोग कल बाज़ार गया था, अगेन ये भी सबने सही करा है, हम लोग कल बाज़ार गए थे। ये बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, ये यहाँ पे दौड़ होगा तो ठीक है। अब तो अगेन ये आई डोंट थिंक किसी को भी इस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। छोटी मोटी माइनर सिली मिस्टेक्स आप ज़रूर कर रहे हो, उसको आप करेक्ट कर लीजिए विद प्रैक्टिस करके, बार बार लिख के, तो आप सही कर देंगे। और उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द में बस एक दिक्कत ये हुई है, ये देखिए जो हमने आपको दिए काफ़ी बेसिक लेवल के थे, ठीक है, लेकिन इसमें भी काफ़ी बच्चों ने अपने मन से कुछ भी विलोम शब्द बना के कि हाँ ये इसका ऑपोजिट हो सकता है, तो उन्होंने लिख दिया है, तो वो ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि शांत का किसी ने लिख दिया अस्थिर, बट शांत का बेसिक है अशांत होगा, राइट। तो इसलिए जब आप विलोम शब्द लिखें तो ज़्यादा ही दिमाग ना लगा दें, ठीक है। बहुत बेसिक लिस्ट है विलोम शब्द की, वो बेसिक वाले भी आप प्रिपेयर कर लेंगे तो देन यू आर गुड टू गो, आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देंगे। तो ये आपके विलोम शब्द के आंसर्स थे, या आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका था मुहावरे। अब मुहावरे अर्थ और प्रयोग, तो आपको इसमें सिर्फ अर्थ नहीं लिखना था, बट उसके साथ साथ आपको उसके ऊपर सेंटेंस भी बनाना था। बट अगर हमको अर्थ पता है तो सेंटेंस बनाना काफ़ी इजी काम था सबके लिए। हाथ पाँव फूलना, तो यहाँ पे किसी ने लिख दिया था कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाना, तो वो गलत है, राइट। तो अगेन आपको विलोम शब्द और मुहावरे में ये बात ध्यान रखनी है कि अपने मन से ही सल्यूशन ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो आप करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत ही होंगे। बहुत कम चांसेस है कि जो आपने मन से सोचा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो मन से ज़रूर लिखें, बट वही लिखें जो रिलेटेबल हो, जो सही हो, कुछ भी ना बना के लिख दें, ठीक है। जैसे हाथ पाँव फूलने का घबराहट होता है, गुस्सा हो जाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं। अब सेकंड है दूध का दूध, पानी का पानी होना, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसके बाद ऊँट के मुंह में जीरा। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि आप लोगों को मतलब तो पता है, लेकिन जब आप है ना सेंटेंस बना रहे हैं ना, तब आप क्या कर दे रहे हैं, ग्रामर की, व्याकरण की गलती कर दे रहे हैं, है ना, मात्राओं की गलती कर दे रहे हैं। वो मत करिए, ठीक है। वो उस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रखिए। और बाकी तो ठीक है। और रंग में भंग डालना, आस्तीन का सांप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही है। अब यहाँ पे आनंद या खुशी के माहौल को बिगाड़ देना, ठीक है। तो मतलब मुहावरे अर्थ और प्रयोग, इसके अंदर आपको बस जो जो हमने आपको सैम्पल पेपर में प्रोवाइड करें, अगर आप बेसिक उतने भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और आपको बेसिक नॉलेज है विलोम शब्द के बारे में, मुहावरों के बारे में, तो आप काफ़ी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, कोई गलती नहीं है। बस आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। ट्राई टू यूज़ सिंपल वर्ड, जितना ज़्यादा आप अपने सेंटेंसेस को सिंपल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और लास्ट ही टॉपिक आपका है, क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या बताना था कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो ये इसकी अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर रखी है हमने। और उसके बाद आपको गुण संधि और दीर्घ संधि के अंदर अंतर बताना था, तो वो यहाँ पे दे रखा है। और ये काफ़ी मैंने देखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने छोड़ा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसा क्या आपको चैलेंजिंग लगा उस क्वेश्चन के अंदर। जो भी हो, इसको आप यहाँ से अच्छे से परफॉर्म मतलब देख लें, प्रैक्टिस कर लें और इसको अच्छे से करके जाएँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे फालतू में 5 नंबर एग्ज़ाम में यूं ही कट हो जाएं, ठीक है।
क्वेश्चन सही हो ना सही हो वो अलग बात है, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करना ये तो सबसे ख़राब बात है, या ये सबसे एक नाइंसाफ़ी है जो हम हमारे साथ करते हैं एग्ज़ाम में, तो ये ना करिएगा आप ज़रूर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे इंग्लिश वाले सेक्शन में, जो आई गेस ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, है ना, हमारी मातृभाषा है, तो उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं हमको आंसर नहीं पता भी ना पता हो तो भी हम सोच के लिख लेते हैं। बट इंग्लिश वाला ऐसा चीज़ है कि अब जैसे कोई बच्चा है हिंदी मीडियम का, जिसने सिर्फ हिंदी ही पढ़ा है, आज तक हिंदी बोला है, तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट सिर्फ चैलेंजिंग होता है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस पर अगेन थोड़े मिनट्स, आधा घंटा 1 घंटा भी काम करेंगे तो आप एग्ज़ाम तक ईज़िली काफ़ी अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगेन हम इसका पेपर का डिस्कशन करें, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखें। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि कैसे इंग्लिश का पेपर आपके डिवाइडेड होता है। अगेन 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स में आपके पास ऐसे, एक सेकेंड, हाँ, 50 मार्क्स में आपके पास कैसे ऐसे रहता है, ऐसे आपका आएगा 10 मार्क्स का, जिसमें अगेन आपको चॉइस मिलेगी। कॉम्प्रिहेंशन आपका रहेगा 20 मार्क्स, और लास्ट में ग्रामर जो भी आपकी कितने की होगी 20 मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स। इसके अंदर ग्रामर तो देखिए जो है सही या गलत, दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में अगर आपने सही भरा है तो सही है, गलत भरा है तो गलत। बट कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे गलत और सही कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ योर एक्सप्रेशन, और जितना अच्छा आप एक्सप्रेस करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो अपना बेस्ट परफॉर्म करिए और इन सेक्शंस को बिल्कुल ना छोड़िए। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो ऐसे तो एकदम कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या उनको टाइम की वजह से कमी लगी या फिर उनको लेज़ीनेस फील होती है कि हमको लेज़ी फील हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें कि एग्ज़ाम के अंदर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप। तो ये तो आपका रूल होना चाहिए कि आपको अगर 1 घंटा है और आपके पास 50 मार्क्स का पेपर आपके सामने, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू लीव, राइट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ऐसे से। अगेन आपको हमने 3 ऐसे दे रखे थे। कुछ बातें जो मैंने पहले स्टार्ट में मेंशन करी थी इस सेशन की, वो अगेन मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आपको अपनी वर्ड लिमिट पे आप स्टिक रहिए और अपने टाइटल को ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास 3 चॉइस थी, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, रोल ऑफ साइंस वाला था और एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला था, तो इन तीनों में से वही आपको उस पर लिखना चाहिए था जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। और अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट कि मोर देन नॉलेज, ये जो ऐसे आपसे हम लिखवाते हैं एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, इट इज़ अ गेम और इट इज़ अबाउट योर परसेप्शन, कि क्या आप चीज़ों के बारे में, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपकी क्या ओपिनियंस है, बेसिक जो डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको लेके, ठीक है। अब जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है तो उसके लिए आपको कोई किसी तरह की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नॉलेज है अच्छी बात है, बट ना हो तो ये कोई भी आम इंसान भी लिख सकते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं। और ये सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स वाला खेल नहीं होता है ऐसे, ठीक है। आपको उनसे नॉलेज नहीं चाहिए, अगर नॉलेज ही चाहिए होती तो फैक्ट और फिगर्स ही चाहिए होते तो खुद गूगल कर लेते हैं। बट आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, वो ये जानना चाहते हैं जब आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। ठीक है, तो जब आपने बात करी, ये टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, तो अगेन सबसे पहला ये आपका कौन सा पैसेज है, ये इंट्रो का, राइट। तो इंट्रो के अंदर आपको बेसिक बताने की कैसे फॉरेस्ट एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, और अगर कोई भी फैक्ट फिगर आपके माइंड में तो वो ऐड कर दीजिए स्टार्टिंग में, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप बता सकते हो कि कैसे जो फॉरेस्ट हैं दे कवर 1/3 ऑफ आवर अर्थ लैंड, मतलब कि अर्थ का जो भी लैंड है उस पर 1/3 हिस्सा किसका है, हमारे फॉरेस्ट का है। और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ये हमने हिंदी वाले निबंध में भी पढ़ा था, ठीक है। बिकॉज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारे लिए जो हमारी लाइफ का एक तरीके से जिससे हम हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो ऑक्सीजन, वो हमको उनसे मिलती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन समवेयर कि हाँ बेसिक इंट्रो दे दिया, व्हाट डू यू मीन और व्हाट आर फॉरेस्ट
ये बेसिक बता दिया उनके बारे में, ठीक है। कोई डेटा फिगर आपके माइंड में है फॉरेस्ट को लेके, वो आपने डाल दिया। उसके बाद ठीक है, और इंट्रोडक्शन के लास्ट में आपने उनके फंक्शन, उसका क्या फंक्शन है, CO2 एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पैसेज में आप और अच्छे से डेप्थ में रोल के बारे में बात कर सकते हो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके, यानी कि फॉरेस्ट का क्या रोल सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे ह्यूमन की लाइफ इम्पैक्ट करते हैं, सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर है ना, तो और बाकी ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स, राइट, और भी क्या क्या रोल्स हैं, वो सब के बारे में आप डिटेल में अब नेक्स्ट पैसेज से बात कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में फॉरेस्ट का क्या ओवरऑल रोल है, उसको क्या फंक्शन है ओवरऑल, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। दैट फॉरेस्ट सपोर्ट अ वास्ट रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइडिंग हैबिटेट, मतलब दे आर अ होम, फॉरेस्ट आर होम ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ह्यूमंस और उसकी बात हमने कर ली, उस पर क्या रोल है फॉरेस्ट का। देन वी विल टॉक अबाउट दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, मतलब एक तरीके से हमारे आसपास वाले इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं वो हम देख सकते हैं कि क्योंकि फॉरेस्ट होते हैं सो उसकी वजह से क्या होता है कि जब पानी फ्लो करता है तो सॉइल इरोजन ना हो, और ये कब पॉसिबल है, जब फॉरेस्ट हो, ठीक है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे देन जो इफ़ द वाटर इज़ कमिंग विद सो मच ऑफ स्ट्रेंथ, तो सारा का सारा सॉइल अपने साथ ले जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ आएगी, उसकी वजह से यू विल फेस फ्लड्स, ठीक है। फॉरेस्ट किसको और हेल्प करते हैं, मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, रेन, प्रेसिपिटेशन, इन सब में किसका रोल होता है, फॉरेस्ट का होता है, ताकि से हम ड्राउट जैसी कंडीशन ना फेस कर पाएँ। तो ये सारे मतलब आपको फॉरेस्ट के जो रोल है उसके फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, सेकंड पैसेज के अंदर। और द रूट्स ऑफ ट्रीज ऑल होल्ड द सॉइल फर्मली वाइल द फॉरेस्ट कैनोपी रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ हैवी रेनफॉल, मतलब आप देख रहे होंगे कि कैसे फॉरेस्ट हैज़ मेंटेन अ बैलेंस की ना फ्लड्स भी ना आए और ना ड्राउट वाली कंडीशन भी ना हो, ठीक है। तो आपने एनवायरनमेंट के ऊपर बता दिया, इकोलॉजिकल लाइफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है वो बता दिया फॉरेस्ट का। अब ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक, कि फॉरेस्ट का एक्सचेंज ऑफ एयर के अलावा उसके अलावा सोर्स ऑफ फूड है, हमारा जो खाना वगैरह आता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से। हम तो ह्यूमंस के लिए बहुत सारी चीज़ों का सोर्स है, वो आप सब बता सकते हो। उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटीज़ का अलग से मेंशन कर सकते हो कि जैसे हमारी लाइफ से इनडायरेक्टली चलो इम्पैक्ट देती है फॉरेस्ट से, हमको हमारी लाइफ में इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट हाउ ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो लाइफ है वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, बिकॉज फॉरेस्ट उनका हैबिटेट है, उनका होम है एक तरीके से, राइट। और फॉरेस्ट नॉट जस्ट इन योर डे टू डे लाइफ बट आपकी इकनॉमी में, आपकी कंट्री की इकनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे प्रमोट टूरिज़म, रिक्रिएशन एंड इंडस्ट्रीज़, राइट। तो आपने अभी तक बात कर ली कि फॉरेस्ट का ह्यूमंस पे क्या रोल है, इकोलॉजिकल लाइफ पे क्या रोल है, वो भी आपने बता दिया। अब आप बात करो कि क्लाइमेट पे क्या रोल है उसका, ठीक है। तो आज की तारीख में हम बहुत देख रहे हैं हर जगह ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एवरेज अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है, राइट। और अगर हमको कार्बन को रिड्यूस करना है, जो कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए फॉरेस्ट की प्रेजेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुके हैं, उससे पहले आप और रीज़न्स अब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपने क्या करा है, स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू दिया, ओवरव्यू के बाद आपने सबसे पहले ओवरव्यू यानी कि एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने फॉरेस्ट का क्या रोल है उसको एक्सप्लेन करा, रोल अलग अलग एस्पेक्ट्स में, ह्यूमन वाले फॉर्म में, एनिमल्स उनकी लाइफ के अंदर, एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में, ये सारा आपने रोल एक्सप्लेन कर दिया। अब हमको पता है कि हमारे लिए फॉरेस्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब दे आर एसेंशियल, ठीक है, इफ़ वी विश टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट, बट देन वाई आर वी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब व्हाट इज़ द नीड टू टॉक अबाउट इट। तो वो नीड को एक्सप्लेन करें, मतलब कि जो आज हम क्राइसिस, जो चैलेंजेस, ये हो गया सेकंड रोल आपने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, चैलेंजेस क्या आज की तारीख में फेस करने पड़ रहे हैं, और वो चैलेंजेस क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन होगा, एक सेकेंड, तो पहला डिफॉरेस्टेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन,
और उसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो लैंड है वो तो सीमित ही है ना। तो क्योंकि लैंड सीमित है तो फिर अर्बनाइजेशन करने के लिए, घर पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आप इस पूरी साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले आपने ओवरव्यू दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने चैलेंजेस बता दिए, रोल बता दिया, चैलेंजेस बता दिए, लास्ट में आप क्या कर दोगे, एक तरीके से कंक्लूड हम कर देंगे, राइट, कि फॉरेस्ट आर नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट देम फॉर द हेल्थ ऑफ आवर प्लानट एंड द वेलबींग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो आपको अगेन फॉरेस्ट की एक तरीके से इम्पॉर्टेंस को आपको समराइज़ कर देना है लास्ट 2-3 लाइन में, यह आपका कंक्लूजन रहेगा। उससे पहले आपने चैलेंजेस एक्सप्लेन करे, आपने रोल एक्सप्लेन करा और स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये बेसिक सारी चीज़ें थी, इसके लिए आपको कोई अलग से नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, विथ डेली प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट राइटिंग वेरी गुड एसेज। ओके, सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रोल ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अगेन आप पहले इंट्रोड्यूस करोगे, तो इसमें देखो रोल ऑफ साइंस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये 2 की टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट वाला जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, उसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि इन द फेस ऑफ राइजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़, क्यों हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, क्योंकि आज की तारीख में पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, अगेन बेसिक सेम सारी चीज़ें का रिपीटेशन ही होना है एक तरीके से। साइंस प्रोवाइड्स द टूल्स एंड नॉलेज नीडेड टू डेवलप इफेक्टिव सॉल्यूशंस। क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी हमको चैलेंजेस आज की तारीख में फेस करने पड़ रहे हैं, और इसको मिटिगेट कौन कर सकता है, इन सारे चैलेंजेस को, इसको रिड्यूस कौन कर सकता है, उसमें अपना जो साइंस है उसकी टेक्नोलॉजी, वहाँ के जो स्किल्स हमने डेवलप करें उसको हम अगर इंटरप्ले करवाएंगे एनवायरनमेंट के साथ तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट आप बात करोगे कि साइंस का क्या रोल है, कि आज की तारीख में हमको कैसे पता है कि हमारे धरती पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, या हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड करे जा रहा है। ठीक है, तो जो भी डिग्रेडेशन हुआ है, जो भी हार्मफुल इम्पैक्ट हुए हैं, जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमें पता ही क्यों पड़ रहा है, ये हमें पता पड़ रहा है बिकॉज हम साइंस की फील्ड में इतना ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि आज की तारीख में हम सैटेलाइट इमेजिंग कर सकते हैं, सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। इस आज से हमको 50 साल पहले का, 100 साल पहले का हमारे पास रिकॉर्ड है कि हाँ उस वक्त इतना एवरेज टेम्परेचर था और आज इतना एवरेज टेम्परेचर है। सो दिस इज़ द वे वी आर एबल टू एनालाइज द चेंज। ठीक है, और ये सब क्यों हो पा रहा है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ साइंस। ठीक है, तो साइंस का आपने रोल एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे बड़ा ही कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि जो भी चेंज हुआ है वो किसकी मदद से दिखाई दे रहा है, वी कैन सी इट बिकॉज ऑफ साइंस। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आज की तारीख में। ठीक है, और वो ये है कि जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, आने वाला है, तो इसका जो इसके लिए एक सिस्मोग्राफ करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, इससे आप है ना प्रिडिक्ट कर सकते हो अर्थक्वेक को। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर और कई तरीके के, वो भी आप प्रिडिक्ट करके क्या कर सकते हो, टाइमली उनको सिर्फ आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो बट एक्शन ले सकते हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। मेजर जैसे कि हम बोलते नहीं कि बहुत बड़ा टोर्नाडो आने वाला है तो उसके लिए ऑलरेडी लोगों को खाली करा दिया जाता है वो एरियाज़ को, तो ये क्यों पॉसिबल है, क्यों हमको पता पड़ा, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ साइंस ओनली। ठीक है, और हम इस तरीके से एडवांस में प्रिपेयर हो सकते हैं। और क्या साइंस का रोल सिर्फ डिज़ास्टर्स को प्रेडिक्ट करने में नहीं, बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज हम यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी घरों में यूज़ भी हो रहा है, विच इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दैट इज़ सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रहा है, विंड, हाइड्रो एंड बायो एनर्जी। ठीक है, बायोफ्यूल, ये सारी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं, हम अब इससे क्या, अगर आप फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हो, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये क्या है,
ये तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, बनने के लिए। बट ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इनका तो कोई अंत नहीं है ना। तो इसलिए अब एनर्जी, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं आके, इनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, बट अब और कौन सी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी। और ये सब का डेवलपमेंट क्यों पॉसिबल हो पाया है, क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ साइंस, राइट। और वेस्ट मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम क्यों कर पाए? बिकॉज वॉट एवर एक्शन और वॉट एवर मेजर्स वी आर टेकिंग टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, इट इज़ हैपनिंग और इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस ओनली, राइट। और साइंस का इसके बाद एग्रीकल्चर में भी कितना बड़ा रोल है वो भी आप देख सकते हो कि आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा, प्रिसिशन फार्मिंग एंड इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप नॉर्मल जो बेसिक जो पेस्टिसाइड जो इतने सालों से हम यूज़ करे आ रहे हैं, अगर आप वो यूज़ करते हो तो जो क्रॉप होती है उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंज्यूमिंग इट, राइट। तो उसी को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस शुरू करी गई हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेवलपमेंट क्यों पाया? साइंस की वजह से। अब आज एक एग्रीकल्चर सिर्फ आप खेत में जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो, बट एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों पे आप पढ़ाई भी करते हो, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जब भी आप ऐसे लिखो ना, तो ऐसे जो आपके मेजर वर्ड्स हों तो उसको आप प्लीज़ हाईलाइट करें, इन्वर्टेड कॉमास में आप उसको प्लेस कर सकते हो, आप उनको बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वाटर का हम यूज़ कर पा रहे हैं, ये सब इतनी जो प्रोग्रेस हमने करी, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ साइंस ओनली, राइट। और जो हमारे वेज ऑफ कंजर्वेशन मेथड्स हैं वो भी साइंटिफिक वे में ही डेवलप हो पा रहे हैं। बहुत सारे हम एकॉर्ड्स लेके, पॉलिसीज़ लेके आए हैं और उसमें भी किसका रोल रहा है? साइंस का ही रोल रहा है यहाँ पे। और भी आप ऐसे एकॉर्ड्स और पॉलिसीज़, ठीक है, अग्रीमेंट्स वगैरह भी कोट कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो कोई भी जब आप ऐसे लिखें, अब जैसे इसमें आपने क्या क्या आपके की पॉइंट्स रहे या क्या क्या आपने डिस्कस करा आपने अलग अलग पैराग्राफ में, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये होगा कि देखिए, पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस हो गया। सेकंड में आपने बात करी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या रोल है इसका, एनर्जी सोर्स की डेवलपमेंट में साइंस का क्या रोल रहा है। थर्ड आपने बात करी एग्रीकल्चर में क्या रोल रहा है। फोर्थ आपने टेक्नोलॉजी, जो आपने यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री और क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट की बात करी है, ये भी क्यों पाया? ये साइंस की वजह से हो पाया है। लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आपने क्या बात कर दी? अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ला सकती है, अग्रीमेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे अकॉर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट फिर आप एक होलिस्टिक अगेन कंक्लूजन दे दोगे, जैसे कि यहाँ पे आपने दिया है, साइंस इज़ नॉट ओनली अ टूल फॉर प्रोग्रेस बट ऑल्सो अ गार्जियन ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। कि साइंस हमारे सिर्फ इट इज़ नॉट अ वे जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को गॉज कर रहे हैं कि हम कितना डेवलप हुए हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इन अ वे प्रोटेक्टिंग अ नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। तो बट यही है कि हमारे ऊपर अब ये कि कैसे साइंटिफिक नॉलेज को हमको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, वाइजली यूज़ करना है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आवर जनरेशंस टू कम, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट और राइट एनी ऐसे, ओके। अब ये आपका लास्ट ऐसे, इसके अंदर बात करी गई है वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया। वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू इंक्रीजिंग, अब देखो ये भी अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ आपके पास आपको कोई फैक्ट्स फिगर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर आप एक नॉर्मल एक जागरूक इंसान हो, जागरूक सिटीज़न हो अपने देश के, तो आपको पता होगा किसी भी बेसिक टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया है, तो एक कोट था महात्मा गांधी ने जो लिखा था, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। वो आपको काफ़ी सारे जगह हेल्प कर सकता है। कोई आप इंटरव्यू दे उसमें भी आप बोल सकते हैं, दैट इज़ इफ़ यू एजुकेट अ मैन
you educate an individual, but if you educate a woman, you educate an entire family. ओके तो मतलब कि जब आप एक आदमी को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ उस इंडिविजुअल इंसान को शिक्षा देते हैं, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन तो वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाती है दैट शी हैज़ द केपेबिलिटी टू एजुकेट हर इंटायर फैमिली. ठीक है, चलिए तो हम हाँ शुरू करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया. तो सबसे पहले आप वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन देंगे कि आप इस वर्ड से या इस टर्मिनोलॉजी से समझते क्या है कि व्हाट डू यू इवन अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैसे इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. मतलब कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं कि वुमेन को हमको फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहिए, सिर्फ उनको एजुकेट करना चाहिए. नहीं, हम हर एस्पेक्ट में बात करते हैं जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं. और क्या हमको इंक्रीज़ करना है उनका स्ट्रेंथ, डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स. ठीक है, मॉडर्न इंडिया में द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ गेन सिग्निफिकेंट मोमेंटम एज सोसाइटी मूव्स टुवर्ड इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस. आज हम इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का होना तो ज़रूरी है ही. आप डिफेंस में भी देख रहे होंगे कि पहले कहाँ जहाँ पे अकेडमीज़ में सिर्फ जैसे NDA अकेडमी है वहाँ पे सिर्फ मेल कैडेट्स जा सकते थे, बट आजकल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फीमेल कैडेट्स भी अलाउ कर दिए. IMA वाली अकेडमी में भी अब फीमेल्स के लिए अलग से क्वार्टर्स वगैरह बन रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ वी फील कि हाँ आज की तारीख में हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट हो भी रहा है, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट क्या इनफ है जो अभी तक हो चुका है? नहीं, देयर इज़ अ परसिस्टेंट नीड और इस पर हमको लगातार काम करना ही पड़ेगा. क्यों, अब एक फ़्लो देखते हैं. यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, आपने एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, राइट. उसके बाद कि आप उससे क्या समझते हैं इस टर्म से. उसके बाद आप पास्ट के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं कि हमको क्यों ज़रूरत है. हम मेल एम्पावरमेंट की तो बात नहीं करते हैं, मेन एम्पावरमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट. तो उसके लिए आप पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे हमारी एक जो पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, और वुमेन की जो प्लेस है वुमेन को कन्फाइन कर दिया जाता था अपने घरों तक. हाउएवर ओवर द ईयर्स विद इंक्रीज अवेयरनेस, एजुकेशन एंड लीगल रिफॉर्म्स वुमेन हैव स्टार्टेड टू ब्रेक दीज बैरियर्स. टुडे इंडियन वुमेन आर मार्किंग रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. तो मतलब आपने इस पैराग्राफ में पास्ट तो बताया ही बताया है, बट उसके साथ साथ प्रेजेंट कंडीशन भी कि क्योंकि रिफॉर्म्स हो चुके हैं तो ये सारी फील्ड्स के अंदर ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे वुमेन ने अपना इम्प्रेशन ना छोड़ा हो, राइट. एक पॉजिटिव इम्प्रेशन के साथ बहुत अच्छे से कि वुमेन अब काम करी जा रही हैं, बट आगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे. इंट्रोडक्शन आपने दिया, ठीक है, फिर पास्ट से लेके आप एक प्रेजेंट तक आपने एक जर्नी बता दी कि पास्ट में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, बट क्योंकि हम रिफॉर्म्स लाए तो उसकी वजह से ये सारे फील्ड्स में वुमेन ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है. देन यू विल ऑल्सो मेंशन सम ऑफ द स्कीम्स कि कोई भी टॉपिक के अंदर आपके पास रिलेटेड, चाहे पानी को कंजर्व करने का टॉपिक हो, फॉरेस्ट को कंजर्व करने का टॉपिक हो, है ना, रिसोर्सेज को कंजर्व करने का टॉपिक हो, या वुमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक हो, कोई भी पॉलिसी स्कीम अगर गवर्नमेंट लाई है एंड इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इट प्लीज़ मेंशन इट. तो यहाँ पे इतनी सारी जो भी योजनाएं वगैरह आई हैं वो सारी एक्सप्लेन करती हैं. वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये सबको पता है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो हम रिज़र्व करना चाहते हैं. कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव और दिल्ली वाली असेंबली के अंदर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप अलग से जब एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे अपने ऐसे के अंदर, तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर ऐसे स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव पार्टनर्स. ठीक है, तो पासिंग ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट स्टेप. ये आपने बता दिया, सारी एग्जांपल्स वगैरह दे दिए. उसके बाद वुमेन का बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है. बहुत सारे वुमेन लेड स्टार्टअप्स आज की तारीख में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या इनफ है
हाँ, क्या हम बैठ सकते हैं कि हाँ हमने वुमेन को एम्पावर कर दिया हमारे देश में? नो, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वुमेन को बेसिक चीज़ें जैसे कि एजुकेशन मिलना वो भी नहीं मिल पा रही है। और उसी अगेन आपको चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है कि वाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक और व्हाट इज़ द नीड ये है बिकॉज स्टिल सेवरल चैलेंजेस रिमेन विच आर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डोमेस्टिक वायलेंस इन द नेम ऑफ होता है आपका डाउरी, है ना, बहुत देखा है हमने। एजुकेटेड वुमेन आर ऑल्सो फोर्स टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ डाउरी, और ये किसका हिस्सा है? डोमेस्टिक वायलेंस। अनइक्वल पे, सेम काम एक आदमी करता है तो उसको 600 पर डे दिया जा रहा है, और अगर सेम काम वुमेन कर रही है तो उसको सिर्फ 400 दिया जा रहा है। तो अगेन तो ये जो डिफरेंसेस है इसको आप कोट करें ज़रूर कि क्या चैलेंजेस है, क्यों नीड है इसके बारे में बात करने की। और आज की तारीख में भी देयर आर मैनी एरियाज़ जहाँ पे एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके बहुत लिमिटेड एक्सेस है वुमेन का। और स्पेशली ये कंडीशन कहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी? इन रूरल एरियाज, स्पेशली सोशल कस्टम एंड पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम एंड ग्रोथ ऑफ वुमेन, क्योंकि कस्टम्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि आपको अपनी लड़की को घर में रखो, ऐसी जो भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं उसकी वजह से वो वुमेन के प्रोग्रेस में क्या इम्पैक्ट डालती है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो अगेन अगर शॉर्ट में समझे तो हम पहले आपने वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन एक तरह से दे देना, क्या आप इससे समझते हैं। इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट तक की कंडीशन, उसके बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेके आई है वो आपने बता दिया, एंड देन यू कम टू दी चैलेंजेस कि आज की तारीख में ये चैलेंजेस है इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो डज इट मीन कि जस्ट सिर्फ वुमेन को एजुकेशन दे दो? इज़ दैट इनफ? No, it is not. If a woman is educated and she is sitting in her house, is it enough? No. वुमेन का एम्पावरमेंट हर फील्ड में होना ज़रूरी है। इफ़ अ वुमेन इज़ एजुकेटेड देन उसके पास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, दैट शी हैज़ द राइट टू वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे गवर्नमेंट, सोसाइटी, फैमिली और इंडिविजुअल लेवल पे। यानी कि अगर आपको वुमेन को एम्पावर करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लिया है, अगेन कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन है सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ले आएगी तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। या सिर्फ कोई इंडिविजुअल काम करने लगेगा एक इंसान तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो ये पूरी चेन से अगर काम होने लगे कि गवर्नमेंट से शुरू होके सोसाइटी के अंदर कौन होती है? अपनी फैमिली, और फैमिली कौन बनाते हैं? हम लोग, इंडिविजुअल्स बनाते हैं। अगर इस स्तर पे काम होने लगे तो क्या होगा? हमको वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं रहेगा बट इट विल बी आर लिविंग रियलिटी, राइट। सो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर द की टू स्ट्रेंथनिंग वुमेन्स वॉइसेस। अभी मैंने बोला कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव देम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दे शुड बी इन अ स्टेट एंड दे शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वेयर दे आर एबल टू वर्क, ठीक है। एंड देन यू विल गिव अ गुड कंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इक्वालिटी, इट इज़ कि अगर आपको सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना है तो उसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके ऐसे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एक एक ऐसे का हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद आपके पैसेज हैं, पैसेज में सब ने ही अच्छा परफॉर्म किया है, और इसमें बस मैंने कुछ बच्चों का नोटिस किया था, जैसे हमने तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर्स दे दिए, बट एग्ज़ाम में आप ट्राई करिएगा कि यू आर राइटिंग द होल आंसर। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन था व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सो जस्ट डोंट राइट दिस, what you have to write or in which way you need to write, you need to like this, that the main causes of pollution according to the passage are the increase in industries, vehicles and population. This is how you need to write. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका how is air pollution affecting people, तो आप लिखोगे air pollution causes respiratory problems in people, ठीक है। फिर उसके The effects of drinking polluted water is that it leads to waterborne diseases, ऐसे आप लिखोगे। डायरेक्ट आप लिखोगे it leads to waterborne diseases तो शायद आपको मार्क्स में मिल जाएंगे, बट अगेन बेटर यही तरीका है कि आप क्वेश्चन से अपना वो उठाओ, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज डालो एंड देन यू राइट योर मेन आंसर, ठीक है। फिर फोर्थ आपका क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 सॉल्यूशंस टू रिड्यूस पोल्यूशन। अगेन आपको ऐसे लिखना चाहिए था द 2 सॉल्यूशंस टू रिड्यूस पोल्यूशन आर प्लांटिंग ट्रीज एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, ठीक है। क्योंकि आंसर्स डायरेक्ट थे वो तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, और मेन चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि क्या आपको याद रखना है। तो ये आप यहाँ से आंसर्स
तो यहाँ से आप आंसर्स देख सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैसेज में तो वैसे भी सबने अच्छा ही परफॉर्म करा है, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी और ऐसे कुछ नहीं करना है, बट ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके थे ये आर्टिकल से आपको फिल करना था ए एन दा, तो यह तो आपको पता ही होगा सबको, ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवल साउंड्स होते हैं। ये जिन भी वर्ड्स में वोवल साउंड्स आए उसके आगे आपको क्या यूज़ करना होता है, आर्टिकल्स का यूज़ करना है। जैसे कि ही सॉ एन एलिफेंट इन द जू, शी इज़, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो एच से शुरू हो रहा है, तो हमने एन को यूज़ क्यों करा है, क्योंकि हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं, और ऑनेस्ट में क्या साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एन यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है आई बॉट अ पेन एंड अ नोटबुक, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। द मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि हाँ जो मून है वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, इसलिए द का यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट है आपका ही इज़, बहुत बच्चों ने यहाँ पे अ लिखा है बट एम ए, तो एम ए में क्या साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, एन वाला साउंड आ रहा है, एम ए में किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉवल यूज़ करेंगे, तो एन आपका यूज़ होएगा। ठीक है, तो फिफ्थ वाला आंसर यहाँ पे दी नहीं रखा है, बट आप लिख लो एन। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आपको आर्टिकल्स करने थे। ये तो आप एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, रीराइट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था द बॉय किक द बॉल, सबसे पहले पैसिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। हम सब ने स्कूल में पढ़ाते हैं बट ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है, इधर स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब हो गया, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि एक सेंटेंस है, रिया इज़ कुकिंग पनीर। अब मैं आपको बोलूँ कि आप इसमें मुझे बताओ कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम रिया जो है मेरा सब्जेक्ट है, कुकिंग जो है मेरा ये मेरा वर्ब है, और ये जो है मेरा पनीर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो रिया इज़ कुकिंग पनीर। ठीक है, तो बेसिक जो भी आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट आपका डूअर होता है, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखें कि आपको ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कन्फ्यूजन हो गया होगा तो वापस देख लेते हैं। रिया इज़ कुकिंग पनीर। अब इसको मेरे को पैसिव वॉइस में करना है, तो रिया मेरा इधर जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, पनीर मेरा सब्जेक्ट बन चुका होगा तो इधर आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट था ये मेरा सब्जेक्ट बन गया, रिया जो मेरा सब्जेक्ट था ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसकी प्लेसमेंट यही रहेगी। ठीक है, तो अब कैसे इसको अपन फ्रेम करेंगे, फ्रेम करिए आप दिमाग के अंदर। ये ऐसे फ्रेम होगा कि जैसे कि द पनीर इज बीइंग कुक्ड बाय रिया। तो इसके अंदर पनीर आपका जो है ये सब्जेक्ट बन चुका है, जो आपका बाय रिया जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, और बीइंग कुक्ड ये आपका वर्ब बन चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर बेसिक टेंस की नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आपको दिक्कत होगी कि यार अगर मेरा प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ। तो बेसिक आपको टेंस का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे अटेम्प्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपका पहले था द बॉय किक्ड द बॉल, यानी कि लड़के ने क्या करा, द बॉय किक्ड द बॉल, द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में बोल रहा था कि जो बच्चा था उसने बॉल को किक किया। अब आपको जब पैसिव वॉइस में आपको क्या बनाना पड़ेगा कि जो बॉल थी वो एक बच्चे के द्वारा किक हुई, तो उसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इस तरीके से होगा कि जो द बॉय था वो आपका सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, जो द बॉल था वो आपका अब सब्जेक्ट बन चुका होगा ऑब्जेक्ट की जगह,
और किक्ड, क्योंकि हम पास्ट टेंस में ही बात करें सेंटेंस में, तो वॉज किक्ड आपका सेंटेंस आ जाएगा। बहुत बच्चों ने कहीं ना कहीं वो सही डायरेक्शन में तो जा रहे थे, बट जो प्रॉब्लम फेस हुई है वो ये हुई है कि दे डोंट नो और दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द ग्रामर और द टेंसेस। ठीक है, कहाँ पे वॉज लगाना है, कहाँ पे बीइंग लगेगा, ये सब का नॉलेज, कहाँ पे विल लगेगा। अब एक बच्चे ने क्या करा था, पूरा सेंटेंस सही लिखा है 5th वाले में, बट द वर्क हैज़ की जगह हैव बीन कंप्लीटेड। अब काम क्या है यहाँ पे, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, हैज़ ही लगाना है। उस बच्चे ने फालतू में हैव लगा दिया, तो उसकी वजह से उसका पूरा सेंटेंस ख़राब। तो दीज आर द बेसिक निटिग्रिटीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, तो अगेन अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अब ये होता है ना कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये बन जाता है लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, कि लिखा जा रहा है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर की मतलब बेसिक कि वो तो लेटर लिखती है, एक उसकी हैबिट या एक रूटीन बता रहा है कि वो लेटर लिखती है, तो लेटर इज़ रिटन बाय हर। ठीक है, यहाँ पे हम बीइंग नहीं लगाएंगे। बीइंग तब लगेगा जब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो, जैसे कि नेक्स्ट आप देख लो, दे आर वॉचिंग अ मूवी, आपका एक्टिव वॉइस में था, तो दे आर वॉचिंग अ मूवी का अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय देम, जैसे कि हमने पनीर वाला जो एग्जांपल करा था वही है ये। ही विल पेंट द वॉल विल बी पेंटेड बाय हिम। अब यहाँ पे हमने विल भी क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आप, आपके 4th वाले क्वेश्चन में ही विल पेंट द वॉल, क्वेश्चन में बोला गया कि वो पेंट करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है सेंटेंस। तो अगेन जो वॉल होगी, द वॉल जो आपका, जैसे कि ही विल पेंट द वॉल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। तो ही आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, वॉल आपकी ऑब्जेक्ट है, पेंट आपका ये क्या है, वर्ब है। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे कि द वॉल विल बी पेंटेड बाय हिम। ठीक है, शी होता तो हर बन जाता। तो ये भी बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ही को जब हम कन्वर्ट करेंगे, अब किसी का नाम है तो नाम तो वही रहेगा, रिया है तो रिया ही रहेगा, बट ही है तो हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन था इसके अंदर, आई हैव कम्प्लीटेड द वर्क, और एक और चीज़, ही शी हो गया, आई का आपका क्या बन जाएगा, मी। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका, आई हैव कम्प्लीटेड द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय मी। अब यहाँ पे आप आई ना लगा दें, द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय आई, नहीं, सेम आपका सब्जेक्ट की प्लेस ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट की प्लेस सब्जेक्ट लेगा, और वर्ब आपका सेम रहेगा, बट ग्रामर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या चेंज आएगा, ये आई की जगह मी हो जाएगा, ही की जगह हर हो जाएगा, शी की जगह ही की जगह हिम हो जाएगा, शी की जगह हर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर पैसिव। और क्वेश्चंस आप बेसिक लेवल के अटेम्प्ट करेंगे तो इजीली आप क्लियर कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे इस सेक्शन में। उसके अलावा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगेन बेसिक ग्रामर। अब शी डोंट लाइक एप्पल्स, ये बेसिक चीज़ अपन को पता नहीं होती कि जो भी सिंगुलर चीज़ें होती हैं उसके साथ क्या आता है, डोंट आता है, बट आप बोलोगे हाँ, जैसे कि सिंगुलर के साथ डोंट आ रहा है। अब ये सेंटेंस में आप बात करो, इसमें एग्ज़ाम में आपके पेपर में था शी डोंट लाइक एप्पल्स। ठीक है, तो आप ये बात ज़रूर याद रखें कि सिंगुलर के साथ तो डोंट आता है, बट जब हम ही, शी, इट की बात करें तो दे ऑलवेज टेक डजंट। ये चीज़ आपको याद में होनी चाहिए। ठीक है, कि ये है तो ये भी सिंगुलर ही, बट दे टेक डजंट विद देम, यानी कि शी डोंट लाइक एप्पल्स गलत है, शी डजंट लाइक एप्पल्स होगा, ही डजंट लाइक एप्पल्स होगा। ठीक है, इट डोंट वर्क नहीं होगा, जैसे कि इट डोंट वर्क करके कोई सेंटेंस है तो ये गलत है, इट के साथ क्या आएगा, इट डजंट वर्क होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ही इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, हाँ, ही गोइंग टू स्कूल नाउ, तो ही गोइंग टू स्कूल कोई सेंस नहीं बना रहा था, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट उसके बाद था द बुक्स इज़ ऑन द टेबल, द बुक्स इज़ ऑन द टेबल में द बुक्स आर ऑन द टेबल होगा, क्योंकि अगेन ये प्लूरल है तो आपके बाद ये प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो द बुक्स आर ऑन द टेबल। फिर उसके बाद होगा आई डिडंट वेंट देयर। अब ये बहुत बेसिक गलती है जो हम बोलते वक्त मैसेज में टाइप करते वक्त करते हैं, जैसे कि आई डिडंट न्यू,
आई डिडंट सॉ, है ना, जैसे बोलते हैं सॉरी यार आई डिडंट सॉ, बट ये गलत है, दिस इज नॉट राइट. व्हाट इट शुड बी, इट शुड बी आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट नो. सिमिलरली आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, आई डिड नॉट गो होगा. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पास्ट फॉर्म था वो तो ऑलरेडी डिड ने ले लिया. डिड आप पास्ट के लिए यूज़ करते हो ना, प्रेजेंट के लिए तो करते नहीं हो. तो जब पास्ट आपका ऑलरेडी डिड में आ चुका है तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट यूज़ करोगे क्योंकि पास्ट आपका यहाँ आ चुका है. ठीक है, तो ये सेंटेंस जो था आपके क्वेश्चन के अंदर आई डिडंट वेंट देयर गलत है, आई डिडंट गो देयर होगा. ठीक है, ये सब हो गया. अब उसके बाद लास्ट था देयर इज़ मैनी स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक है. अब देयर इज़ मैनी नहीं होगा, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स होगा. इसमें भी बहुत बच्चों ने आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे आर कमिटिंग सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियाँ, उसका आपको ध्यान रखना है, वो ना करें आप, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, जैसे सेंटेंस था आपका पहला शी स्टडी फॉर 2 hours, तो शी इज़ स्टडी, कुछ बच्चों ने लिख दिया है शी इज़ स्टडी फॉर 2 hours कर दिया है. शी इज़ स्टडिंग गलत है, वो लगातार 2 घंटे से पढ़ रही है, यानी कि 2 घंटे से वो पढ़ती जा रही है अभी तक, तो शी हैज़ बीन स्टडिंग होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट आप याद रखें. सेकंड दे प्ले क्रिकेट येस्टरडे, तो कुछ बच्चों ने दे आर प्ले लिख दिया है. बेसिक आपका डायरेक्ट आना चाहिए था दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, यानी कि उन्होंने कल क्रिकेट खेला. आई बी वेरी टायर्ड टुडे, अब बेसिक था यहाँ पे, तो क्या आएगा कि हम क्या बोलते हैं कोई भी सेंटेंस में, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई एम वेरी हंग्री टुडे. ठीक है, या फिर आई एम फीलिंग नॉशियस, है ना, कि मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो ऐसा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ही लिव हियर सिंस 2015, यानी कि कोई भी काम जब लगातार चला आ रहा है ना पास्ट से लेके प्रेजेंट में, जैसे यहाँ पे था, तो उसके बाद आपको क्या लगता है हैज़ बीन और जो भी आपकी वर्ब है प्लस ing, ये आप फॉर्मेट याद रखें कि जो भी पास्ट में काम हुआ था, जैसे कि पास्ट में शी स्टडी फॉर 2 hours, यानी कि वो 2 घंटे से पढ़ती हुई आ रही है ना, वो अभी भी पढ़ रही है, वो 2 घंटों से पढ़ रही है, तो आप क्या लिखोगे शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. अब ही लिव हियर सिंस 2015, यानी कि वो 2015 से यहाँ पे जी रहा है, तो क्योंकि पास्ट से लेके अभी तक ये काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे ही हैज़ बीन लिविंग सिंस हियर सिंस 2015. लास्ट क्या है, इट रेन व्हेन आई लेफ्ट होम, कि बारिश हो रही थी जब मैंने घर छोड़ा, जब मैंने घर लीव करा अपना, घर से मैं निकला तब बारिश हो रही थी, तो क्या है बेसिक आएगा इट रेन्ड. आप नहीं बोलोगे, कुछ बच्चों ने इट रेन लिख दिया है, इट वाज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी जब मैं घर से निकला, तो इट वाज रेनिंग. तो इस तरीके से बेसिक हमने आज पूरा आपका फर्स्ट जो जनरल पेपर था इंग्लिश हिंदी का वो सारा सॉल्व कर लिया है. आई होप आपको इस सेशन फ्रूटफुल लगाओ. अगेन मेरा जो मोटिव था वो आपको नॉलेज देना नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिस पे आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के हैं. बट मेरा मोटिव या मेरा जो परसेप्शन था आपको ये डिस्कशन करने का, ये था कि जिन बच्चों को स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, जो बच्चे स्ट्रक्चर में ही गलती कर रहे हैं, जो आप छोटी मोटी गलती करो जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स की वजह से यू आर लैकिंग बिहाइंड, तो वो ना हो, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. और एटलीस्ट आप इस पेपर के लिए तो ऐसे हो जाओ एग्जाम तक कि हाँ नाउ वी आर गुड टू गो एंड वी कैन अटेम्प्ट फुल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी जितने भी आपके एग्ज़ाम में आए, एंड देन यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट. ठीक है, तो प्रैक्टिस का कोई और तोड़ नहीं है, कंसिस्टेंसी का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है. यू हैव टू डू इट एंड ओनली यू हैव टू डू इट. आई कैन नॉट मेक यू डू इट, है ना. आई कैन ओनली प्रोवाइड यू विद द सोल्यूशंस एंड विद द क्वेश्चंस. एट द एंड इट इज़ अपॉन यू. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू मेक इट हैपन. सो वर्क फॉर योर ड्रीम. अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत या कुछ भी हो तो वी ऑल आर देयर फॉर यू. एंड इस सेशन को अच्छे से देखिएगा. आपने क्या अटैम्प्ट करा सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर आप पेपर 10 के 10 अटैम्प्ट कर लोगे, बट इफ़ यू वॉन्ट सी द करेक्शन, इफ़ यू वॉन्ट सी वेयर डिड यू गो रॉन्ग, देन यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन. सो टू स्टॉप इट, वो ना होने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से आपका पेपर देने के बाद यू हैव टू मेक एन आवर कि जहाँ पे आप सिर्फ करेक्शन अपना देख रहे हो, और अच्छे से आप मेहनत करिए. एंड गॉड इज़ विद यू एंड यू विल ऑल सक्सीड. ऑल द बेस्ट.